नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना पार्ट 7 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति यानी प्लांक का क्वांटम सिद्धांत एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो सबसे पहले हम विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति यानी प्लांक का क्वांटम सिद्धांत को समझ लेते हैं। विवर्तन तथा व्यतिकरण जैसी कुछ प्रायोगिक परिघटनाओं को विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रेक्षणों को 19वीं शताब्दी के भौतिक विज्ञान जो कि पारंपरिक विज्ञान भी कहलाती है या पारंपरिक भौतिकी भी कहलाती है के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की सहायता से भी वर्णित नहीं किया जा सका। वे प्रेक्षण निम्नलिखित है। तो जो विवर्तन और व्यतिकरण की घटनाएं थी उनको तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के द्वारा समझाया जा सकता था, लेकिन कुछ ऐसी परिघटनाएं थी जिनको भौतिक विज्ञान या पारंपरिक भौतिकी के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की सहायता से भी वर्णित नहीं किया जा सकता था। तो ये प्रेक्षण जो है यहाँ पर निम्नलिखित हैं, जिसमें से सबसे पहला है गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन, जिसे कृष्णिका विकिरण यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन, जिसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त ठोसों में तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन एवं विशेषकर हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणुओं में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम। तो इन सभी को भौतिकी विज्ञान के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की सहायता से वर्णित नहीं किया जा सका। ये परिघटनाएं इंगित करती है कि निकाय केवल किसी विशेष मात्रा में ही ऊर्जा ले सकता है। सभी संभावित ऊर्जाएं ग्रहण अथवा उत्सर्जित नहीं की जा सकती। एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान उत्सर्जित अथवा अवशोषित करता है, कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी कहलाता है, तथा इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। यानी एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति की विकिरणों को एक समान रूप से या तो उत्सर्जित कर सकता है या अवशोषित कर सकता है। तो इस प्रकार के आदर्श पिंड को हम कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी कहते हैं, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे प्लांक द्वारा क्वांटम नाम दिया गया। विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा E उसकी आवृत्ति न्यू के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस भी न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे प्लांक ने क्वांटम नाम दिया, और उस क्वांटम की जो ऊर्जा होती है वो h न्यू के इक्वल होती है। यहाँ पे न्यू जो है वो आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर इसको v भी पढ़ा जा सकता है क्योंकि आवृत्ति को वैसे न्यू से लिखा जाता है,
लेकिन यहाँ पे भी ये v लग रहा है, तो आवृत्ति को हम यहाँ पे v ही बोल देते हैं। आनुपातिक स्थिरांक को प्लांक स्थिरांक कहा जाता है और उसका मान 6.626 इंटू 10 to the पावर -34 जूल सेकंड होता है। तो यहाँ पर जो h है इसको प्लांक स्थिरांक कहा जाता है और इसका मान एक निश्चित मान होता है जो कि है 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10 to the पावर -34 जूल सेकंड। अब यहाँ पर तरंग दैर्ध्य और तीव्रता के मध्य संबंध को प्रदर्शित किया गया है T1 एवं T2 टेम्परेचर पे। तो T1 टेम्परेचर पे जैसी शुरू में तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ रहा है, वैसे ही T2 तापमान पर तीव्रता का मान भी बढ़ रहा है। उसके उपरांत तरंग दैर्ध्य का मान जैसी और अधिक बढ़ा रहे हैं, तो तीव्रता का मान धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये इन दोनों के मध्य में संबंध को प्रदर्शित करने वाला यहाँ पर ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। अब हम समझते हैं मैक्स प्लांक को। मैक्स प्लांक एक जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1879 में म्यूनिख विश्वविद्यालय से सैद्धांतिक भौतिकी में पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। वे सन 1888 में बर्लिन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के निदेशक नियुक्त किए गए। उनके द्वारा दिए गए क्वांटम सिद्धांत के लिए उन्हें सन 1918 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने ऊष्मागतिकी और भौतिकी के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम समझते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव को। कुछ धातुओं जैसे पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम इत्यादि की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रयोग से प्राप्त परिणाम इस प्रकार है। तो जैसे यहाँ पर धातु की सतह है और इसको हमने एक इस प्रकार की जो उपकरण है इसके मध्य रख दिया और इस पर हम क्या करते हैं, उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश को यहाँ पर डाल देते हैं। तो जैसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है और इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अध्ययन के लिए उपकरण: एक निर्वात कक्ष में एक धातु की साफ सतह से एक निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश की किरण टकराती है, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। ये एक संसूचक द्वारा गिने जाते हैं जो उनकी गतिज ऊर्जा का मापन करते हैं। अब इस प्रयोग से प्राप्त परिणाम को देख लेते हैं, जिसमें से पहला है धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। जैसी प्रकाश पुंज धातु की सतह से टकराएगी, वैसी ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाएगा। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, ये प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है।
दूसरे शब्दों में निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनसे संबंधित गतिज ऊर्जा की व्याख्या प्रकाश की तीव्रता से की जा सकती है। यद्यपि ऐसा देखा गया कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। अब जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी, और जबकि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो होती है वो प्रकाश की किस पे निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। अब जो गतिज ऊर्जा होगी वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी, तीव्रता पर निर्भर करेगा केवल निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदाहरण के लिए पोटेशियम के टुकड़े पर यदि किसी भी तीव्रता का लाल रंग का प्रकाश, इसकी जो आवृत्ति है 4.3 से 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, कई घंटों तक डाला जाए तो भी कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता है। परंतु जैसे ही पीले रंग का कम तीव्रता का प्रकाश यानी 5.1 से 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज पोटेशियम पर डाला जाता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई देता है। पोटेशियम धातु के लिए दहली आवृत्ति म्यू नॉट यानी कि 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्ज है। अब जब कोई पर्याप्त ऊर्जा वाला फोटोन धातु के सतह के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह इलेक्ट्रॉन को परमाणु से तुरंत बाहर निकाल देता है। फोटोन की ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतनी ही ऊर्जा वह इलेक्ट्रॉन को देगा। अब यहाँ पर जो पर्याप्त ऊर्जा वाला फोटोन अगर धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा को दे देगा और निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक हो जाएगी। दूसरे शब्दों में निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होगी। अब चूंकि टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा अगर यहाँ पर एच न्यू है और इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा एच न्यू नॉट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो एच न्यू नॉट होगी, या एच अगर वी इसको यहाँ पर पढ़ रहे तो एच वी नॉट हो जाएगी, जिसे कार्यफलन डब्ल्यू नॉट भी कहते हैं। अब ऊर्जा में जो अंतर हो जाएगा वो एच वी माइनस एच वी नॉट या एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के इक्वल हो जाएगी। और जो ये अंतर होगा इसमें जो अतिरिक्त ऊर्जा होगी वो निष्कासित इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा के रूप में संचरित हो जाएगी, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाएगी। ऊर्जा के संरक्षण के नियम का अनुसरण करते हुए निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अब एच न्यू जो है वो एच न्यू नॉट, यानी कि एच न्यू नॉट क्या है, निष्कासित इलेक्ट्रॉन के लिए मिनिमम ऊर्जा, और बाकी की जो ऊर्जा होगी वो निष्कासित इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा के रूप में संचरित हो जाएगी। यानी कि फोटोन की ऊर्जा एच न्यू जो है वो एच न्यू नॉट, और बाकी जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होगी वो निष्कासित इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा के रूप में संचरित हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समीकरण हमें प्राप्त होती है। अब सारणी 2.2 में कुछ धातुओं के लिए कार्यफलन के मान यहाँ पर दिए गए हैं। धातु है यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड सिल्वर। तो इनके लिए कार्यफलन के मान है 2.42 लिथियम के लिए, सोडियम के लिए 2.3, पोटेशियम के लिए 2.25, मैग्नीशियम के लिए 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर के लिए 4.8 और सिल्वर के लिए 4.3। तो यहाँ पर कुछ कार्यफलन के मान हमें यहाँ पर कुछ धातुओं के लिए दिए गए हैं। अब हम समझते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण का दैत्य व्यवहार। प्रकाश में कण और तरंग दोनों जैसे गुण होते हैं
अर्थात प्रकाश का दैत्य व्यवहार होता है, यानी कि प्रकाश जो है वो कण की तरह भी व्यवहार को प्रदर्शित करता है और तरंग की तरह भी अपनी व्यवहार को प्रदर्शित करता है। प्रयोगों के आधार पर हम पाते हैं कि प्रकाश तरंग या कण के समान व्यवहार करता है। जब द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रिया होती है तब यह कण जैसे गुण प्रदर्शित करता है। जब विकिरण का संचरण होता है तब यह तरंग जैसे गुण दर्शाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ आंकिक उदाहरण एवं परमाणविक स्पेक्ट्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।